सर्कुलर मोशन के पीछे वाले वीडियो में हम लोग यह बात पढ़ ली थी कि सर्कुलर मोशन होने के लिए जरूरी कि वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर बदलते रहना चाहिए। स्पीड कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी। अगर स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलते हुए स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसे यूनिफॉर्म का नाम दिए थे, और अगर स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म का नाम दिए थे। और ये बताए थे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, इसलिए एक ही एक्सीलरेशन डेवलप होता है डायरेक्शन चेंज होने के चलते, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं, AC के नाम से जानते हैं। और ये वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से डेवलप होता है सेंटर की ओर। और एक बात किए थे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब बोल सकते हैं कि स्पीड बढ़ने या घटने से डेवलप होता है AT, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और AT का जो डायरेक्शन होता है कभी वेलोसिटी के तरफ कभी वेलोसिटी के अपोजिट, मतलब मोशन के तरफ, या वेलोसिटी बोलिए, जिधर पार्टिकल मूव कर रहा है उसी तरफ एक्सीलरेशन होगा AT, या तो उसके अपोजिट होगा। उसी तरफ तब होगा जब स्पीड बढ़ेगा। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल और स्पीड 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे कर रहा है सर्कुलर मोशन करने के दौरान, तो उसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो मोशन की तरफ होगा। लेकिन अगर 10, 8, 6, 4 इस तरह से अगर कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मोशन के जस्ट अपोजिट होगा। इस सब बात पर हम लोग चर्चा किए थे और कुछ पॉइंट भी आपको क्लियर करा दिए थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और आपको यही बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर रेडियस इंटू आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुने केंद्र पर बनाया गया कोण, ऐसे नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी बराबर रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन बराबर रेडियस इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन, मतलब V बराबर R ओमेगा, A बराबर R अल्फा। इस पर बात किए थे, थोड़ा थोड़ा बताए थे कि ओमेगा बराबर 2π/t, टी जहाँ टाइम पीरियड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 टाइम पीरियड, जिसका मतलब RPS होता है। अगर RPM रहेगा तो 60 से भागा दे देंगे। इसके बारे में चर्चा किए थे। फिर एक बात ये भी बताए थे कि अगर चक्कर कभी लिखा रहे कि 5 चक्कर तो समझ जाना कि 10π रेडियन, 6 चक्कर तो 12π रेडियन। इसके बारे में बात हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको पहले यह दिखाने जा रहे हैं कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है सर्कुलर मोशन में, जिसके चलते हम आपको बताए थे कि सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन काम करता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो उसका मान कितना होता है। और ये तो बता दी थे ना, सिर्फ सेंटर की तरफ काम करता है। अभी आप देखिए, आपको आभास होगा कि हाँ सेंटर की तरफ काम कर रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से। वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है वो सेंटर की तरफ हो रहा है, और उसका वैल्यू कितना आता है अभी आपको निकाल के दिखाते हैं हम लोग। तो हम ये दिखाने जा रहे हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से कितना एक्सीलरेशन पैदा होता है और किस डायरेक्शन में पैदा होता है। कहने का मतलब समझिए, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, और यह जानने का प्रयास करें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब वेलोसिटी का डायरेक्शन सिर्फ चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है अभी, तो उस कारण से कितना एक्सीलरेशन पैदा होगा और किस डायरेक्शन में पैदा होगा। मान लीजिए एक पाथ है सर्कुलर मोशन कर रहे पार्टिकल का, जो भी किसी खास क्षण इस पॉइंट पर है और कुछ समय के बाद यह इस पॉइंट पर चला जाए। इस तरफ से मोशन हो रहा है, तो अभी पार्टिकल इस पॉइंट पर है, कुछ समय के बाद इस पॉइंट पर चला जाए, तो यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे
टेंजेंट कियो, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे टेंजेंट कियो। चूंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो दोनों वेक्टर अलग अलग होगा। इसका नाम v1 वेक्टर, इसका नाम v2 वेक्टर। लेकिन ये बात क्लियर है कि v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। और मान लें भी है, मान लें भी है, v स्पीड से ही कोई पार्ट की चक्कर लगा रहा है तो मैग्नीट्यूड बराबर है। डायरेक्शन चूंकि सेम नहीं है इसलिए नाम दिए v1 और v2, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड समान। अगर इस पोजीशन वेक्टर का नाम हम r1 देते हैं और इस पोजीशन वेक्टर का नाम अगर r2 देते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि r1 पोजीशन वेक्टर और r2 पोजीशन वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और वह r है, इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो हम निकालने जा रहे हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। इसमें क्या होता है फॉर्मूला? चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी, माने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल आई इनिशियल, हम करने जा रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल। ये लाइन तो ये वास्तव में डॉटेड डॉटेड खींच लिए हैं, लेकिन इस बात को इग्नोर कर दिएगा कि लाइन खींचा हुआ है। फिगर थोड़ा अच्छा बने, सटीक बने, इसलिए हम लाइन पहले से खींच के रखें, लेकिन इस बात पर भी ध्यान नहीं देना है कि लाइन खींचा हुआ है। हम सीधे करने जा रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ही तो बताएगा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पहले कौन खींचेंगे? फाइनल, यू इनिशियल हो गया फाइनल, तो पहले फाइनल वेलोसिटी खींचने जा रहे हैं। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी v2, सेम टू सेम एकदम, जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही, जिस डायरेक्शन में उधर ही। इसमें घटाना है v1, v1 यहाँ है, घटाना है। इसको उठा के अगर ऐसे रखते तो जुड़ जाएगा। घटाना मतलब पलट के रखिए, तो घटाइए। ये हो गया माइनस v1 प्लस v1, पलट देंगे तो माइनस v1, अपोजिट वेक्टर। तो क्या v2 में घट गया v1। तो ये जो डायरेक्शन अब आया, ये डायरेक्शन आया चेंज इन वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन आया। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ही तो बताता है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। और आप देख पा रहे होंगे अब कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? बोले सेंटर की ओर, टुवार्ड्स सेंटर, केंद्र की ओर। इससे बात तो क्लियर हुआ कि वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सीलरेशन डेवलप होगा वह सेंटर की ओर। बात है इसका वैल्यू कितना होगा? तो वैल्यू होगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम बराबर एक्सीलरेशन। अब डेल्टा v निकालने का प्रयास करते हैं। यह निकालने के लिए हम एक नाम देते हैं ओ ए बी डी ई एफ। पूरा पूरा थोड़ा सा ज्योमेट्री है और यहां से इसको ऐसे मिला देते हैं। तो ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर कहा जाएगा। बोले सिमिलर का है? तो देखिए ओ ए पर लंब है ना v1, अब v1 या बोलिए चाहे माइनस v1, अगर v1 लंब है ओ ए पर तो माइनस v1 भी लंब ही होगा ओ ए पर। तो ओ ए पर लंब हो गया ये वाला लाइन, उसी तरह से ओ बी पर लंब है ये वाला लाइन, इसी का तो यही लिखा हुआ v2। तो ओ बी पर लंब हो गया ई डी, उसी प्रकार से ए बी पर लंब हो जाएगा एफ डी। तो सिमिलर ट्रायंगल है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ओ ए। अब हम लोग वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। भुजा के लंबाई से मतलब है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा देर के लिए ज्योमेट्री का पढ़ा हो रहा है। आप जब पढ़ते हैं 9-10 क्लास में ज्योमेट्री, तो कहाँ उसमें डायरेक्शन का मतलब थोड़ा ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, भुजा की लंबाई के बारे में चर्चा होता है। इसे डायरेक्शन से भी कोई लेना देना नहीं, उसके नाम से कोई लेना देना, लंबाई पर जाना है आपको।
लिखेंगे ओ ए, तो ओ ए अब बटा ई एफ बराबर ओ बी बटा डी बराबर ए बी बटा डी एफ। तब ओ ए का लंबाई आर, ई एफ माने V1 का मैग्नीट्यूड, V1 का मैग्नीट्यूड भी नाम V1 तो नाम है ना, V1 माइनस V1 नाम है उसका, डायरेक्शन के हिसाब से हो गया है, लेकिन लंबाई तो भी है, मैग्नीट्यूड तो उसका भी है। उसी तरह से ओ बी बराबर आर, त्रिज्या R2 का मैग्नीट्यूड आर, और डी भी तो भी ही होगा, ए बी यहाँ है ए बी। तो R1 वेक्टर ध्यान समझिएगा, ये वेक्टर R1 आई वेक्टर R2, तो R1 वेक्टर में हम बोलें कि अगर ई वेक्टर को जोड़ा जाए तो क्या निकल जाएगा R2 वेक्टर, बोले हाँ। R1 वेक्टर में इसको जोड़ेंगे तो कौन निकलेगा R2, इसका मतलब ही कैसे आया R2 माइनस R1, ये R1 है, इसी वेक्टर जोड़ो तो मिलेगा R2, इसका मतलब वेक्टर का नाम हुआ R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 नाम हुआ, लंबाई बोला R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड और डेल्टा। अब बटा DF का मतलब डेल्टा V का मैग्नीट्यूड DF। तो यहां से डेल्टा V का मान वहां पुट कर देते हैं, ये डेल्टा V बराबर V गुने डेल्टा R का मैग्नीट्यूड बटे R, V गुने डेल्टा R का मैग्नीट्यूड अब बटा R। डेल्टा V का मान रखा है यहां से, डेल्टा V का मैग्नीट्यूड बराबर V गुने डेल्टा R का मैग्नीट्यूड बटा आएगा डेल्टा T, तो V बटा R और डेल्टा R हो गया एक तरह से तो डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा R क्या एक तरह से डिस्प्लेसमेंट। आप ये बात थोड़ा सोचिएगा कि A और B बहुत ज्यादा दूर नहीं, A और B बहुत नजदीक है, A और B, A पॉइंट और B पॉइंट बहुत नजदीक है, इतना नजदीक कि जो चाप है ना देखने में एकदम स्ट्रेट लाइन लगना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसा, इतना कोण यहाँ थीटा का मान कम बने तो ज्यादा फीलिंग अच्छा आएगा, समझ में अच्छा आएगा। तो इस तरह से वो डेल्टा इधर से क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बटा टाइम, तो इसको बोलेंगे फिर से वेलोसिटी, तब जाके आ जाएगा ये V स्क्वायर बाई R। ए और ये B एकदम बहुत नजदीक समझिएगा, बहुत नजदीक, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ए और B बहुत नजदीक है, एकदम नजदीक, इसका मतलब समझिए तुम एक बिंदु के जस्ट पीछे और एक बिंदु के जस्ट आगे का बात कर रहे हैं, इतना नजदीक, तो आपको ये बात अच्छा समझ में आएगा कि अच्छा उस समय उसका एक्सीलरेशन अंदर की ओर था और उसका मान था V स्क्वायर बाई R। जितना करीब समझिएगा ना उतना ज्यादा अच्छा होगा। अभी तो आपको लगता होगा कि V स्क्वायर बाई R चल सही है भाई, अभी तो V चाल से चल रहे हैं, हम लोग पढ़े ले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तब तो ये V तो बदलेगा। अभी तो मान लिया 10 से चल तो 10 से चल रहा होगा, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तब तो ये इसको लिखिएगा 10, इसको लिखिएगा 20, इसका मैग्नीट्यूड 10, इसका मैग्नीट्यूड 20 लिखिएगा ना उस समय, तो उस समय कैसे तय कीजिएगा V का मान। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि A और B बहुत नज़दीक है, इतना नज़दीक कि समझिए एक क्षण के बारे में बात किया जा रहा है एकदम। तो एक क्षण के लिए जिस समय 10, 20, 30, 40 स्पीड हो भी रहा होगा, तो एक क्षण के लिए कभी मान लिया 11 होगा, जिस समय स्पीड 11 होगा उस समय तुरंत का मान होगा 11 स्क्वायर बटे R सेंटर क्यूब, जिसमें स्पीड 12 रहा होगा तो उसमें 12 स्क्वायर बटे R। ये हम नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो इसका स्पीड बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, मान लिया 10 से घटते घटते 6, 4 ऐसे हो रहा हो, तो जिस समय 4 होगा उसमें 4 स्क्वायर बटे R, 5 का तो 5 स्क्वायर बटे R ऐसे। तो ये बात अलग है कि यूनिफॉर्म में तो हमेशा V स्क्वायर बटे R होगा अंदर की ओर, मान लिया स्पीड अभी 10 है तो 10 स्क्वायर बटे R, कहीं पर जाओ तो 10 स्क्वायर बटे R, लेकिन सेंटर की ओर। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ 10 स्क्वायर बटे R, तो यहाँ 11 स्क्वायर बटे R, यहाँ 12 स्क्वायर बटे R, यहाँ 20 स्क्वायर बटे R, लेकिन होगा डायरेक्शन सेंटर की ओर। तो ये बात पता चला कि इस सर्कुलर मोशन में
सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से जो तुरंत डेवलप होता है उसका डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है और उसका मैग्नीट्यूड होता है v²/r। यूनिफॉर्म में v²/r का जो वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट होंगे, सेंटर की ओर तो होगा ही लेकिन वैल्यू भी कांस्टेंट होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में जब स्पीड 10, 20, 30, 40 होगा या 10, 8, 6, 4 ऐसे होगा, उसमें v²/r का मान बदलता रहेगा। जिस समय 10 स्पीड होगा 10²/r, 15 पर 15²/r, 20 पर 20²/r ऐसे होगा। इसलिए भी बार बार बोल रहे हैं कि एकदम ए और बी एकदम बहुत नजदीक हो तब आप एक पॉइंट पर का निकाल पाइएगा, एकदम एक पॉइंट पर का। इससे कि इसमें क्या है, आप पढ़िए मोशन स्ट्रेट लाइन में क्या समझते थे आप कि अगर कोई पार्टिकल 10 की स्पीड से लगातार जा रहा है तो इंस्टेंटेनियस बोलो तो 10 से, एवरेज बोलो तो 10 से। वही बात यहाँ है, इसमें कभी बोलो तो वेलोसिटी बोले 10 से है, 10 हमेशा है ना इसमें। लेकिन इसके बाद वाला में जो बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म 10, 20, 30, 40 ऐसे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसमें बदल रहा है ना, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है। तो इसका मतलब जिसमें यहाँ 10 है उसमें अंदर की तरफ 10² काम करेगा, जिसमें यहाँ 20 वहाँ 20² काम करेगा। इसका मतलब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, डायरेक्शन चेंज होने के चलते एक तुरंत डेवलप होता है। जो सेंटर के डेवलप होता है उसका मान v²/r होता है। v²/r का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होगा और ये v²/r का मान यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वैल्यू इसका हमेशा सेम रहेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर इसका मान बदलते जाएगा, क्योंकि ये जो v है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का काम करेगा। उसमें किसी खास पॉइंट पर का वेलोसिटी लेना है, जिस पॉइंट मान लो पार्टिकल इस पॉइंट पर रहता है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है वो देखना होगा। नॉन यूनिफॉर्म बारे में बात करें, यूनिफॉर्म में तो पक्का v², लेकिन उसमें v²/r होगा, लेकिन हर एक पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू है। तो ये बात हम लोग क्लियर कर लिए। प्रूफ करना कोई बड़ा बात नहीं कि प्रूफ करने के आना चाहिए आपको, एक पॉइंट को ध्यान रखना बड़ा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होने के चलते यूनिफॉर्म क्या नॉन यूनिफॉर्म में भी, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन चेंज होने के चलते एक एक्सेलरेशन डेवलप होता है जिसका मान है v²/r। इससे मतलब लोग यह समझे। अब आते हैं एकदम शुरुआत दौर में, जब हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट किए थे। सर्कुलर मोशन इसमें स्टार्ट किए थे, क्या बताए थे कि एक तो है भाई इसका स्पीड हमेशा 10 है तो 10 है, यूनिफॉर्म हो गया। ये बताए थे कि 10, तो कुछ देरी के बाद 20, कुछ देरी के बाद यहाँ 30, कुछ देर के बाद 40, ऐसे स्पीड का मान बढ़ रहा है। नॉन यूनिफॉर्म हुआ, वेलोसिटी बढ़ने वाला। ऐसे मान लिए थे कि 10, यहाँ पर मान लो कि 8, यहाँ मान लो कि 6, यहाँ मान लो कि 4। नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। तो इस कहानी में डायरेक्शन चेंज होने के चलते जो यहाँ एक्सेलरेशन डेवलप होगा सेंटर की तरफ, 10²/r, r का मान जो भी हो क्वेश्चन बताएगा आपको, 10²/r हमेशा। यहाँ भी 10²/r, यहाँ भी 10²/r, यहाँ भी 10²/r हमेशा। लेकिन इस कहानी में यहाँ एक्सेलरेशन डेवलप होगा 10²/r। यहाँ पर जब पार्टिकल होगा उस समय जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ वो 20²/r, यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो 30²/r, यहाँ जो होगा वो 40²/r। अभी हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो सेंटर के काम कर रहा है। यहाँ होगा 10²/r, यहाँ पर हो जाएगा 8²/r, यहाँ पर हो जाएगा 6²/r, यहाँ पर हो जाएगा 4²/r। ऐसे काम करें। ये बात होगा किसका, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने के चलते जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है उसके बारे में। अब आते हैं मैग्नीट्यूड चेंज होने वाले बात पर। तो इसमें अगर मान लिया जाए कि पार्टी का वेलोसिटी हमेशा ही तो भी है, इसका रेडियस r है,
तो मान लिया जाए कि पार्टी का रेडियस अगर r है, तो हम इस पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर एक एक्सेलेरेशन डेवलप होता होगा जिसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन v²/r। ऐसे ही पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, मूव तो ऐसे ही कर रहा है, और यहां इसका स्पीड मान लो कि v है, लेकिन ये v है तो अगला बार v से ज्यादा होगा। ये स्पीड इंक्रीज वाला सब के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें स्पीड क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, इसमें जो है स्पीड घट रहा है, इसमें स्पीड बढ़ रहा है, इसमें स्पीड घट रहा है। स्पीड घट बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ दोनों समझ सकते हैं। स्पीड का दो मत है, दो स्पीड है ना, एक ओमेगा और एक v। और v और ओमेगा में रिलेशन है, v बराबर ओमेगा। पढ़े आप, r तो फिक्स है भाई, r तो कम ज्यादा होने की चीज ही नहीं है, r तो फिक्स वैल्यू है। इसका मतलब है कि ओमेगा बढ़ रहा है तो बोले v बढ़ रहा है, ओमेगा घट रहा है बोलेंगे v घट रहा है। अगर ये समझिएगा तो एंगुलर समझिएगा, ये समझिएगा तो लीनियर। अगर लीनियर स्पीड के बारे में आप समझ रहे हैं कि घट रहा है, इसका मतलब एंगुलर स्पीड भी घट रहा है। तो हम अभी बात जो कर रहे हैं ना वो स्पीड है लीनियर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड v बोल रहे हैं, ओमेगा नहीं बोल रहे हैं, v बोल रहे हैं, समझो। लेकिन इन्हें v बढ़ रहा है तो ओमेगा भी बढ़ रहा है, v बराबर ओमेगा। और रेडियस तो कम बेस होने का चीजें नहीं है, तो v बढ़ेगा तो ओमेगा भी बढ़ेगा, या ओमेगा बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा। नहीं, तो अगर यहाँ स्पीड बढ़ रहा है तो हम दोनों स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, एक तरह से लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड, दोनों बढ़ रहा है। अगर बोले लीनियर स्पीड घट रहा है तो बोले एंगुलर स्पीड भी घट रहा है। खैर जो कारण से अगर स्पीड यहाँ बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें जो एक्सीलरेशन डेवलप होगा, इसमें दो एक्सीलरेशन डेवलप होगा। एक तो अगर पार्टिकल यहाँ है तो इधर सेंटर की ओर एगो v²/r जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होगा। पार्टिकल अगर यहाँ है तो यहाँ एगो सेंटर की ओर डेवलप होगा v²/r। अगर उस समय इसका स्पीड v है तो फिर v से घटेगा, फिर v से और घटेगा, क्योंकि इसमें स्पीड घटने वाली बात होगी। लेकिन अगर इसका स्पीड अभी v है तो v²/r। लेकिन इसमें जो है एक एक्सीलरेशन और इधर डेवलप होगा जिसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT। और ये AT निकलेगा कैसे, बोले dv/dt से, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्योंकि वेलोसिटी का मान स्थिर नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ये जो dv/dt ऐसे होता है वास्तव में, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर ये एक्सीलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन बराबर v²/r, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बराबर dv का मैग्नीट्यूड बाई dt। और एक जो हम लिखते हैं कि एक्सीलरेशन dv/dt, इसका मतलब ये हुआ नेट एक्सीलरेशन। ये वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, मैंने मैग्नीट्यूड का भी चेंज और डायरेक्शन चेंज दोनों मिला करके लिखा हुआ एक्सीलरेशन। ये जो लिखा हुआ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन v²/r, ये जो लिखेंगे AT अगर लिखेंगे तो लिखेंगे dv का मैग्नीट्यूड बाई dt। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन हो रहा है, डायरेक्शन के बारे में आई वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन, इसमें जो डायरेक्शन दोनों शामिल है। नेट एक्सीलरेशन है, मैंने डायरेक्शन चेंज होने वाला एक्सीलरेशन, डायरेक्शन चेंज होने से पैदा होने वाला एक्सीलरेशन और मैग्नीट्यूड चेंज होने से पैदा होने वाले एक्सीलरेशन का रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी अच्छा से यहीं पर, ठीक है। dv/dt, तो इसमें डायरेक्शन इधर होगा AT का, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन होगा AT का इधर होगा। और इसका मैग्नीट्यूड यहां से निकालिए, dv/dt v का मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन है, या तो इसको बोल सकते हैं कि d ω/dt। तो r तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाए, और d ω/dt बराबर हो जाएगा अल्फा। इसका मतलब टेंसेशन का मान होगा r अल्फा। अगर अल्फा दिया रहेगा एंगुलर एक्सीलरेशन तो उसे निकाल लेना टेंसेल एक्सीलरेशन। अगर v का वेरिएशन दिया कि v बराबर 3t² 60 होगा।
v बराबर लिखे थे मान ले 2t, 2t का डिफरेंस 2, वेलोसिटी बराबर 5t क्यूब, तो 15t स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं आप टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और अगर अल्फा में लिखा मान कि अल्फा बराबर 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में 3 से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब इस दोनों कहानी में दो एक्सीलरेशन है, एक डायरेक्शन चेंज होने से, एक मैग्नीट्यूड चेंज होने से, एक डायरेक्शन चेंज होने से, एक मैग्नीट्यूड चेंज होने से। तो इस कहानी में जो लिखाएगा ना कि नेट एक्सीलरेशन वो होगा dv बाई dt, और जिसका मान होगा AC का स्क्वायर और AT के स्क्वायर का रूट ओवर, क्योंकि AC और AT 90 डिग्री पर, तो AC और AT 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर दो वेक्टर जोड़ रहे हैं आप, एक्सेशन जोड़ रहे हैं, मैंने क्या वेक्टर जोड़ रहे हैं ना, तो कैसे निकालेगा रिजल्टेंट? दोनों वेक्टर को त्रिकोणमिति के नियम से जोड़ दीजिए। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर जुड़ते हैं तो कैसे निकालते हैं? तो त्रिकोणमिति के नियम से, पहला वेक्टर का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर का स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो गया dv बाई dt। इस कहानी में, इस देखिए, इस कहानी में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो तुरंत पैदा होता है, एक डायरेक्शन चेंज होने से, एक मैग्नीट्यूड चेंज होने से। नेट को ऐसे लिखते हैं, इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने से तुरंत पैदा हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज होने से नहीं। इस कहानी में AC बराबर v स्क्वायर बाई आर, AT कहने का मतलब dv का मैग्नीट्यूड बाई dt बराबर 0, तो हो ही नहीं रहा है चेंज। और जो नेट एक्सीलरेशन लिखाएगा dv बाई dt, उसका भी मान होगा v स्क्वायर बाई आर, क्योंकि इसमें तो इबला है ही नहीं टेंजेंशियल, तो नेट तो ही खाली हुआ। इसीलिए इस कहानी में dv बाई dt, v का मैग्नीट्यूड नहीं, v वेक्टर बाई dt का मतलब यही हो जाता है v स्क्वायर बाई आर। इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ सिर्फ, उसकी वजह से तुरंत पैदा हुआ, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हुआ। अब आप चलिए थोड़ा सा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या होता था थोड़ा सा समझ लीजिए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन चेंज नहीं होता था, स्ट्रेट लाइन का बात है तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, खाली उसमें मैग्नीट्यूड ही चेंज होता था। इसका मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में AC बराबर 0, उसमें डायरेक्शन चेंज होने वाला बातें नहीं थी, तो ई तो थोड़ी पैदा होगा, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन ई नहीं होगा, और ई पैदा होगा AT, जो हम लोग निकालते थे dv बाई dt, वास्तव में ई है dv बाई dt, v का मैग्नीट्यूड बाई dt। लेकिन वहां भी एक ही तुरंत होता है खाली, टेंजेंशियल वाला। टेंजेंशियल वाला क्या मतलब, कहने का मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ वाला है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के जस्ट अपोजिट वाला। टेंजेंशियल कहने का मतलब ये है कि मोशन की तरफ वाला है तो मोशन के जस्ट अपोजिट वाला। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है, या तो तुरंत आगे या तो तुरंत पीछे, तो वास्तव में dv का मैग्नीट्यूड बाई dt है। तो इसमें जब नेट निकालिएगा, इसमें जब नेट निकालिएगा, इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन वाला में जब नेट निकालिएगा तो फिर से लिखिएगा dv बाई dt, तो इसका स्क्वायर तो खत्म है, तो इसका मतलब dv बाई dt का काम तो यही ना करेगा dv बाई dt। इसलिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला में ऐसे लिखो dv बाई dt, चाहे ऐसे लिखो dv बाई dt, कोई मतलब ही नहीं है, दोनों का समय अर्थ निकलता है। लेकिन वास्तव में यहाँ क्या पता चलता है कि ई dv बाई dt का अलग मतलब है और ई dv बाई dt का अलग मतलब है। ई वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज होने से पैदा होने वाला एक्सीलरेशन है, जबकि ई वेलोसिटी के नेट एक्सीलरेशन है, मतलब नेट एक्सीलरेशन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होने से जो तुरंत पैदा हुआ उसका रिजल्टेंट लिखने का तरीका dv बाई dt, डी वेक्टर v वेक्टर बाई dt, ई डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई dt। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला में ना ऐसे लिख दें dv बाई dt, चाहे ऐसे dv बाई dt, दोनों चल जाता है, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन चेंज होता नहीं है। तो डायरेक्शन चेंज नहीं होने के कारण वहाँ डायरेक्शन होता नहीं, तो हो भी नहीं करेगा, खाली ये वाला होगा, यही हो गया नेट, जिसे यहाँ ई वाला हो गया नेट, यहाँ ई वाला हो गया नेट, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग निकलता है इसमें नॉन यूनिफॉर्म वाला। तो एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझाए हम एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन वास्तव में तीन है, एक डायरेक्शन चेंज होने से, एक मैग्नीट्यूड चेंज होने से, और एक नेट। तो नेट का मतलब है dv बाई dt, और मैग्नीट्यूड चेंज होने से v का मैग्नीट्यूड बाई dt। और जो सर्कुलर मोशन में स्ट्रेट लाइन में तो डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होते हैं, तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होने से जो पैदा हुआ वो v स्क्वायर बाई आर। हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कहानी, और ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कहानी का एक्सीलरेशन वाला कहानी मेन रूप से हुआ। तो याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला v स्क्वायर बटे आर, इसका फॉर्मूला अल्फा आर।
या तो डायरेक्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन। और नेट निकालने के लिए बोले तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लीजिएगा, फिर उसका रूट कर दीजिएगा, आ जाएगा नेट एक्सीलरेशन। कभी कभी सवाल इसमें आता है, नॉन यूनिफॉर्म फॉर्मूला में बात करते हैं कि नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बताओ, नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बताओ। जैसे सवाल रहेगा कि मान लिया सर्कुलर मोशन करता हुआ एक पार्टिकल है, यहाँ पर जा रहा था और स्पीड बढ़ाते हुए जा रहा था, ऐसा लिखा हुआ है कि स्पीड बढ़ाते हुए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अभी इस पॉइंट पर है, बताओ नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। तो नेट मतलब दोनों एक्सीलरेशन का वेक्टर सम। तो एक एक्सीलरेशन तो यहाँ होगा AC, ये तो हमेशा होना है, और चूंकि स्पीड यहाँ बढ़ता हुआ लिखा हुआ है, इसका मतलब AT भी इधर होगा, स्पीड बढ़ रहा है, ऐसे डायरेक्शन देते हैं इन लोग। तो बताओ इस पॉइंट पर नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ए नेट एट P। तो चूंकि ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, लिखा लगे स्पीड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब टेंशन का डायरेक्शन गति की दिशा की तरफ होगा। तो AT में या तो जोड़ दो AC, या तो AC में जोड़ दो AT, तो नेट का डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा। सवाल पूछता है कि किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा, सेकेंड में होगा, कि थर्ड में होगा, कि फोर्थ में होगा। बोले सेकेंड में होगा, इसे निकाल सकते हैं। इसी सवाल में लिखा हुआ था कि स्पीड घट रहा है, तो आप AT का डायरेक्शन इधर नहीं लेते, स्पीड घट रहा है तो AT इधर थोड़ी लीजिएगा, मोशन ऐसे हो रहा है और स्पीड घट रहा है, माने ब्रेक लगने वाला कहानी है, तो एक्सीलरेशन अपोजिट होगा, इधर हो जाएगा AT। तब जाके हमारा आंसर होगा अब AT में जोड़िए AC या AC में जोड़िए AT, तो नेट यहां चला जाएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। तो इस तरह के सवाल रहते हैं कि नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर हो। मान लिया एक सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है, किसी ने इसको यहां से छोड़ा था, किसी समय ये यहां आया है, बताओ यहां पर नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। कोई यहां से छोड़ा था, यहां से छोड़ा, इसे भागते हुए आ रहा है, बताओ यहां पर नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। तो जब इधर से आएगा तो आप भी बात समझते हो कि जब इधर से आ रहा तो स्पीड तो बढ़ते ही आ रहा होगा, चूंकि स्पीड बढ़ते आ रहा है, इसका मतलब AT तो इधर ही होगा, टेंजेंट की तरफ एकदम आएगा, इधर हो जाएगा AC सेंटर की तरफ, सेंटर यहां मान के चलेंगे, ये पार्टिकल जैसे घूम रहा था सेंटर ही ना होगा, तो AC इधर हो जाएगा। इधर से इधर आने के दौरान स्पीड क्या हो रहा होगा, बढ़ ही रहा होगा। अब स्पीड चूंकि बढ़ रहा है इधर, तो इधर ही डायरेक्शन होगा AT का। अब या तो AT या AC, तो रिजल्टेंट का इधर होगा, ये नेट ऐसे जाए। तो इस तरीके से A नेट का आप डायरेक्शन बता सकते हैं। A नेट का डायरेक्शन बताने के लिए आपको AC और AT का डायरेक्शन खाली पता चलना चाहिए, रिजल्टेंट तो वेक्टर का जोड़े ना हो गया एक तरह से। आज क्या पता है कि सेंटर की तरफ, आज क्या पता है टेंजेंट की तरफ, खाली ध्यान देना है कि अगर स्पीड बढ़ रहा है तो जिधर पार्टिकल जा रहा है उसी तरफ, स्पीड घट रहा है तो जिधर पार्टिकल जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट तरफ AT होता है। दोनों का वेक्टर से हम कर देंगे तो नेट का डायरेक्शन आ जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें कि किस, जैसे था ना मोशन स्ट्रेट लाइन वाला सवाल में, कि किसमें कैसा कैसा फॉर्मूला है। इसे आप आज की जब मोशन पढ़ाए थे, मोशन स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सुनिएगा। तो मोशन स्ट्रेट लाइन में बताए थे कि इसी डायरेक्शन 0 होता है, इसी डायरेक्शन कांस्टेंट होते हैं, और इसी डायरेक्शन वेरिएबल होता है। रिवाइज करा रहे हैं थोड़ा सा मोशन स्ट्रेट लाइन का। तो इस डायरेक्शन अगर 0 हो तो समझ जाना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और एक ही फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ दूरी बराबर 4 गुने समय। एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट चल रहा हो तभी सब फॉर्मूला लगाना, और अच्छा जैसे बताए थे कि V बराबर U प्लस CT याद रखना, लेकिन A का मान प्लस होगा कि माइनस इस साइड से याद रखें।
अगर आपको लगे कि स्पीड बढ़ रहा है तो प्लस लेके बनाना, ऐसे सिंपलिटिव कहा जाएगा। अगर लेके स्पीड घट रहा है तो समझना कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। इसे मोशन स्टेट लाइन पढ़े थे हम लोग। कैपेसिटी इंक्रीजेज, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज, बोले वेलोसिटी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज, वेलोसिटी नेगेटिव। वेलोसिटी डिक्रीजेज, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये सब मोशन स्टेट लाइन का ही बात है। इसे फॉर्मूला पर क्वेश्चन बताए थे कि सॉल्व कर सकते हैं आप। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तब तो फिर कोई उपाय नहीं है, तो लगाइए फिर फॉर्मूला कि a बराबर dv बटा dt या dv बराबर a dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए, जिसको बोल दिए हम लोग चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी अब बटा चेंज इन टाइम बराबर एवरेज एक्सीलरेशन। ऐसा कुछ बात हम लोग करते थे। फिर कि वेलोसिटी बराबर ds बटा dt, ds बराबर v dt का इंटीग्रेशन, ये हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये भी हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम बराबर एवरेज वेलोसिटी। ऐसा फॉर्मूला हम लोग का चलता था। आप ध्यान देखिए खाली मोशन स्ट्रेट लाइन में तुरंत जीरो होना, तुरंत का कांस्टेंट होना और तुरंत का समय के साथ साथ बदलना, मैंने वेरिएबल होना, तब ऐसे सवाल सॉल्व होता था। ये तुरंत समय के साथ बदलेंगे, अगर तुरंत डिस्प्लेसमेंट के साथ बदलेंगे तो ये भी आया था हम लोग का एक फॉर्मूला कि वी डी वी बराबर ए डी एस। तब लगाने के लिए बोला जाता था जब तुरंत बदले किसके साथ साथ, विस्थापन के साथ साथ फंक्शन रहे। ए भी आया था वी डी बराबर ए डी एस, ये दोनों फॉर्मूला से ले आते थे। तो हमें रिवीजन इसलिए करा दी तो कि अभी हम इसी बात पर फॉर्मूला को बैठाने जा रहे हैं। इस पूरे कहानी में एस क्या है, बोले डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, उसमें क्या होना चाहिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बोले थीटा, या इसे यहाँ लिख लो डेल्टा, या यहाँ लिख लो डेल्टा थीटा। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल को मानते हैं ओमेगा नॉट। ओमेगा ई भी क्या है, बोले फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर मानते हैं फाइनल को ओमेगा। ए क्या है, एक्सीलरेशन, जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता और घटाता है। उसी तरह से अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, जो ओमेगा के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा और घटाएगा। अगर ओमेगा का मान बढ़ेगा अल्फा प्लस में बोला जाएगा, ओमेगा का मान घटेगा अल्फा माइनस में बोला जाएगा। और टाइम वहां भी लेते थे, टाइम यहां भी रहे, तो यही कहानी पूरा चलेगा। आप देखिए अब हम लोग बोलेंगे कि अल्फा जीरो मतलब ओमेगा कांस्टेंट, एक बोलेंगे कि अल्फा कांस्टेंट और एक बोलेंगे कि अल्फा वेरिएबल। सर्कुलर मोशन में तीन तरीका का। तो अल्फा जीरो का मतलब ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट का मतलब हुआ ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। ओमेगा कांस्टेंट माने भी कांस्टेंट, भी बराबर ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट माने भी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म हुआ कि नहीं, यूनिफॉर्म वाला बात। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये तो यूनिफॉर्म वाला बात हो गया ना, पूरा का पूरा यूनिफॉर्म है। इसमें एक ही ओमेगा से पार्टिकल घूम रहा है, या कहो कि एक ही स्पीड से पार्टिकल घूम रहा है। तो इसमें कोई खास फार्मूला आप नहीं लगा सकते, इसमें सिर्फ यही लगा सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, बस इतना ही। पर कि कितना समय में कितना कोनी बनाया, ऐसा ही सवाल सिर्फ सोल्व हो सकता है कि कितना समय में कितना कोनी बनाया। बाकी तो उसके बारे में चर्चा हो ही गया कि सेंटर की तरफ तुरंत पैदा हो गए वी स्क्वायर बटे आर, इसलिए उस पर नहीं जा रहे हैं, पाथ पर चल रहे हैं कि कितना समय के बाद कितना स्पीड पकड़ लेगा, कितना समय में कितना कोण बनाएगा, कितना समय में कितना चक्कर लगाएगा, ऐसा सवाल। बोले कि 10 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो पहले निकालो कि 10 सेकंड में कितना कोण बनाएगा, जितना कोण बनाएगा और हमें 2 पाई से भागा दे देना, आ गया चक्कर। मान लिया कि 8 पाई रेडियन कोण बनाया, तो 8 पाई में 2 पाई से भागा दोगे, 4 चक्कर लगाया। क्योंकि ओमेगा का मान फिक्स है ना, इसमें 10 रेडियन पर सेकेंड, 15 रेडियन पर सेकेंड फिक्स है। ये अल्फा जो कांस्टेंट लिखा हुआ है कि अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें दो बात होगा, एक अल्फा पॉजिटिव और एक अल्फा का मान निगेटिव।
अल्फा पॉजिटिव का मतलब समझना कि घूम रहा है लेकिन ओमेगा का मान बढ़ रहा है, और अल्फा नेगेटिव का मतलब समझना घूम रहा है लेकिन ओमेगा का मान घट रहा है। ओमेगा बढ़ रहा है मतलब भी बढ़ रहा है, आर तो फिक्स रहने का चीज है, माने स्पीड बढ़ा रहा है, ये स्पीड घटाते हुए, तो बढ़ाते हुए या घटाते हुए, बढ़ाते हुए में अल्फा का मान प्लस, घटाते हुए माइनस, तो फॉर्मूला लग जाएगा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस प्लस माइनस अल्फा टी, एकदम भी बराबर यू प्लस टी के जैसा। डेल्टा थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ प्लस माइनस अल्फा टी का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। ऐसा फॉर्मूला आपको लगाना है। मान लो कि ओमेगा नॉट डेल है कि एक पार्टिकल 3 रेडियन पर सेकेंड से चलना स्टार्ट किया और 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दिया, बताओ कि 5 सेकेंड के बाद उसका नया ओमेगा का मान क्या हो जाएगा। ऐसे बन जाएगा, एक पार्टिकल स्टार्ट किया था 3 रेडियन पर सेकेंड से और दिया एंगुलर एक्सीलरेशन 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का, तो बताओ कि 10 सेकेंड के बाद ओमेगा का मान क्या हो जाएगा। ये पता है, ये निकल जाएगा। इससे कैसा सवाल बनेगा कि एक पार्टिकल 3 रेडियन पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दिया, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो बताओ कि 5 सेकेंड के बाद कितना एंगल बना लेगा अपने सेंटर पर। मैंने एंगल नहीं पूछे, चक्कर पूछेगा, लेकिन निकालना पड़ेगा आपको एंगल ही। एंगल में 2 पाई से भगा दीजिएगा, चक्कर निकल जाएगा। इसमें कि अगर कोई पार्टिकल 3 रेडियन पर सेकेंड से स्टार्ट किया और एक्सीलरेशन दिया अल्फा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का, तो बताओ कि 5 चक्कर लगाने के बाद उसका ओमेगा क्या हो जाएगा। 5 चक्कर लगाने के बाद मतलब 10 पाई रेडियन कोण बनाने के बाद, चक्कर को तुरंत बदल लेना रेडियन में, 5 चक्कर के बाद मैंने 10 पाई रेडियन के बाद क्या बोले हम, 3 रेडियन पर सेकेंड से कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट किया और 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दिया, तो 5 चक्कर के बाद मतलब 10 पाई कोण बनाने के बाद उसका ओमेगा का मान क्या हो जाएगा। ऐसा सवाल यहां सॉल्व हो जाएगा। और अगर अल्फा वेरिएबल हो तो फिर उसी कहानी को रिपीट करेंगे कि अल्फा बराबर डी ओमेगा वाई डी टी, तो डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे और इसको समझेंगे चेंज इन ओमेगा, ये हो गया चेंज इन ओमेगा, चेंज इन ओमेगा वाई चेंज इन टाइम बराबर एवरेज। उसी तरीका से ओमेगा बराबर डी थीटा वाई डी टी, तो डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टीवी हुआ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब आई चेंज इन टाइम बराबर एवरेज ओमेगा। और एक जो बताया था कि भी डी भी बराबर ए डी एस, तो ओमेगा डी ओमेगा बराबर अल्फा डी थीटा, भी डी भी बराबर ए डी एस की जगह भी डी भी बराबर ए डी एस, बस वहां खाली लीनियर होता था, ये अंदर हो रहा है सब कुछ, तीसरा फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करके आपको दिखा देंगे, तो आपका बेसिक पार्ट सर्कुलर मोशन का खत्म हो जाएगा। फिर इस सर्कुलर मोशन में हम लोग इंटेंशन ऑफ मोशन और फ्रिक्शन को धीरे धीरे ऐड करेंगे, तो अच्छा सवाल आपको नजर आएगा।